हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे वेदरिंग, टाइप्स ऑफ वेदरिंग, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो उस वेदरिंग की वजह से हमको सेडिमेंट मिल गया है। अब उस सेडिमेंट का के बारे में पढ़ेंगे कि उस सेडिमेंट का क्या साइज़ था, शेप था, कैसे वो अरेंज किया, किस कंडीशन में वो वेदर्ड हुआ और किस कंडीशन में वो ट्रांसपोर्ट हुआ। ये हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री टेक्सचर में, सेडिमेंट के बारे में। ठीक है, तो सेडिमेंट्री टेक्सचर क्या बताएगा हमको कि वो जो सेडिमेंट है उसका क्या साइज़ है, क्या शेप है, कैसे वो अरेंज किया है और किन कंडीशन में वो डिपॉजिट हुआ है, ट्रांसपोर्ट हुआ है या कैसे वो वेदर्ड हुआ है। ये हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री टेक्सचर में। सेडिमेंट्री टेक्सचर में जनरली हम लोग तीन चीज़ पढ़ते हैं, साइज़, शेप और उसका अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साइज़ के बारे में। तो साइज़ क्या हुआ, साइज़ क्या बताएगा किसी भी सेडिमेंट का कि वो कितना बड़ा है, ये क्या बताएगा, साइज़ बताएगा। तो साइज़ पता करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है सीव एनालिसिस और दूसरा है सेटलिंग वेलोसिटी। तो सीव एनालिसिस में क्या करते हैं कि कोई एक ऐसा कंटेनर बनाएं, हमें एक सैंपल चाहिए जिसका साइज़ 1 मिलीमीटर हो। इस साइज़ का हमको सैंपल चाहिए। तो इस कंटेनर में हम लोग 1 मिलीमीटर का एक बहुत सारा होल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये जो होल है उसका साइज़ है 1 मिलीमीटर और इसमें हम जितना हमारे पास सैंपल है सारे सैंपल्स को इसमें डालेंगे, हर साइज़ का सैंपल इसके अंदर डालेंगे। तो अब क्या होगा कि हमारे पास इस होल के थ्रू जो भी सैंपल है जो 1 मिलीमीटर साइज़ का है वो यहाँ आके कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमको क्या मिल गया, 1 मिलीमीटर साइज़ जो हमारा रिक्वायरमेंट था उस साइज़ का सैंपल हमको यहाँ पे मिल गया। तो ये एक टेक्निक है कि साइज़ जिस साइज़ का सैंपल चाहिए वो साइज़ का सैंपल लेने के लिए। दूसरा हमारे पास है सेटलिंग वेलोसिटी। तो सेटलिंग वेलोसिटी कैसे पता करते हैं, इसमें भी सपोज़ करो कि एक कोई कंटेनर है हमारे पास और उस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड है और एक सैंपल है, डिफरेंट साइज़ का सैंपल है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है। ये डिफरेंट साइज़ का हमारे पास सैंपल है। अब क्या होगा कि ये जो सैंपल है वो सेटल करेगा, फ्लूइड है सेटल करेगा, ये भी सेटल करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, है ना, ये भी सैंपल, सब साइज़ का सैंपल सेटल करेगा। अब डिपेंड करता है कौन पहले करेगा। तो जिसके पास हाई डेंसिटी होगा, डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा, जिसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है, जो साइज़ में बिगर होगा, जिसके पास बिगर साइज़ होगा वो क्या करेगा, पहले सेटल करेगा। ये तो पता है। तो अब क्या है कि एक और फैक्टर डिपेंड करता है कि ये जो फ्लूइड है उसका विस्कोसिटी कैसा है। विस्कोसिटी अब डिपेंड करता है कि अगर फ्लूइड ज़्यादा विस्कस होगा तो ये आराम स्पीड में एकदम फट से एक बार में ही सेटल नहीं होगा। अगर ये वाटर होगा तो जैसे इसका अगर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे पहले सेटल करेगा, क्योंकि साइज में भी बड़ा है, डेंसिटी भी ज़्यादा है, इसका वेट भी है और फ्लूइड का उतना ज़्यादा विस्कोसिटी भी नहीं है। लेकिन फ्लूइड का अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो जिस स्पीड से ये वाटर में सेटल कर रहा था उस स्पीड से सेटल नहीं करेगा, क्योंकि विस्कोसिटी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो सेटलिंग वेलोसिटी हमारा डिपेंड करता है इन सबों फैक्टर पे। ठीक है, तो सेटलिंग वेलोसिटी का यहाँ हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है कि 2/9 r² g/μ डेंसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इन सबों फैक्टर पे डिपेंड करता है कि हमारा पार्टिकल का क्या डेंसिटी है, वाटर का क्या डेंसिटी है, हमारा विस्कोसिटी फ्लूइड का क्या विस्कोसिटी है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो हमारा सैंपल है उन सैंपल का रेडियस।
ठीक है। तो वेलोसिटी, अब देखो रेडियस के टर्म में लिखा हुआ है, तो हमारा रेडियस को क्या लिख सकते हैं, डायमीटर बाई 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फार्मूला फर्दर हमारा, अगर इसको हमको डायमीटर के फॉर्म में लिखना है तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/18 डी स्क्वायर जी बाई म्यू डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये यहाँ वाटर लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाटर भी हो सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, किसी भी फ्लूइड का, किस फ्लूइड में सेटल कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो आर हमारा रेडियस हो गया, जी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, म्यू विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स और डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये दो तरीका है हमारे पास जिससे हम लोग साइज़ को पता कर सकते हैं, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि हाँ कि जो हाई डेंसिटी का है वो पहले सेटल करेगा। तो हम लोग, हमारे पास फार्मूला भी हो गया कि अगर हमारे पास उसका डायमीटर हो या रेडियस हो तो हम उसका सेटलिंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और उस वेलोसिटी पे हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि वो पहले सेटल करेगा कि बाद में सेटल करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये स्केल। एक और चीज़ बता देते हैं कि ये डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा 1 होता है, लेकिन फ्लूइड का डेंसिटी तो 1 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्केल है। स्केल में हमारे पास जो कॉमन यूज़ में हो रहा है अभी स्केल, वो है वुडन वेंटवर्थ स्केल। तो ये हमारे जो रॉक का साइज़ है उसके बेसिस पे उसका नोमेनक्लेचर हुआ है। ठीक है। तो बोल्डर, कोबल, पेबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये हमारा ग्रुप है और उसका वो रिस्पेक्टिव साइज़ है। तो साइज़ के बेसिस पे हम लोग उस रॉक का, जब वो, ये सब क्या है, सेडिमेंट है, जब ये हमारा रॉक बनाएगा लिथिफाइड होके, तो जो कौन सा रॉक देगा वो यहाँ हम बता रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, बोल्डर है जिसका साइज़ 256 मिलीमीटर, ये सब जो है साइज़ इन मिलीमीटर में साइज़ है। तो जब इससे बड़ा होगा, 256 मिलीमीटर से बड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बोल्डर कहेंगे। कोबल के लिए साइज़ है, पेबल के लिए साइज़ है। अब 4 मिलीमीटर से 256 मिलीमीटर से ज़्यादा तक का जो भी हमारे पास रॉक का साइज़ मिलेगा उसको हम रखेंगे किसमें, कॉन्ग्लोमरेट और ब्रेसिया में। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेवल। तो ग्रेवल साइज़ का जो हमारे पास सेडिमेंट होगा उससे जो हमारा रॉक बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रैन्यूल स्टोन। और फिर सैंड साइज़ का हमारे पास सेडिमेंट होगा, उससे जो हमारा रॉक बनेगा सैंड स्टोन। फिर सिल्ट से सिल्ट स्टोन और क्ले से क्ले स्टोन। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड है, इसको याद करना है। ठीक है। अब देखो सैंड का साइज़ जनरली एग्ज़ाम में आता है 2 to 116, तो इसके बीच का जो भी साइज़ होगा वो भी उस सैंड के ही अंदर आएगा। 1/16 से 1/256 के बीच का जो भी साइज़ होगा वो सब इसी के बीच में आएगा। तो कहीं अगर दिया हुआ है कि 1 से 1/4 मतलब 0.25, तो ये दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि ये किस में आएगा, ये भी इसी में आएगा, सैंडस्टोन में ही आएगा। मतलब ये सैंड साइज़ का है और सैंडस्टोन के ग्रुप में आएगा। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है स्केल। तो इस पेज में हमारे पास दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया, एक ये हो गया इंपॉर्टेंट, ये हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, रिसेंट में हर जगह एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है ये। तो ये फार्मूला सिर्फ सीधा वैल्यू, किसी एक का वैल्यू नहीं दिया रहता है या वेलोसिटी निकालना रहता है, सब दिया रहता है, कोई एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा और ये फार्मूला लगा के आपको निकालना है, वो डायमीटर हो या रेडियस हो, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। फिर एक ये है स्केल है हमारे पास, ये इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्रम्बिन-फाई स्केल। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे साइज़ डिटरमाइन करेंगे, सीव एनालिसिस, सेटलिंग वेलोसिटी, वुडन वेंटवर्थ स्केल, क्रम्बिन-फाई स्केल पढ़ रहे हैं। अभी नेक्स्ट और भी आगे पढ़ेंगे हम लोग जो अभी साइज़ को डिटरमाइन करेगा। तो क्रम्बिन-फाई स्केल क्या है, उसके लिए एक फार्मूला है, वो बेस्ड है किस पे, वुडन वेंटवर्थ के ग्रेड स्केल पे, उस पर बेस्ड है वो। तो उसके लिए फार्मूला है फाई इक्वल टू -log⁻² d/d0। d है डायामीटर
और डी नॉट है हमारा स्टैंडर्ड डायमीटर, जो कि हमेशा क्या होता है, 1 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, तो जनरली हमारा क्या फार्मूला क्या बन गया, फाई इजकल टू माइनस लॉग बेस 2d, क्योंकि डी नॉट तो हमेशा 1 होता है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बेस में 1 है तो कोई उसका वो नहीं है। तो अभी हम लोग क्रम्बिन फाई स्केल से हम लोग साइज़ निकालते हैं, तो ये जो d है ये हमको पता होना पड़ेगा। तो एक लॉग का एक फार्मूला है, लॉग बेस x टू द पावर y, तो ये हमारा फार्मूला देगा, आंसर देगा y। तो अगर ये मेन है, हमको क्या है, ये दोनों बेस को सेम करना है, ये बेस और ये जो पावर है हमारा, इसको सेम करना है। तो अब क्या है कि क्वेश्चन में क्या आएगा इन जनरल कि हमारा ये सेम रहेगा नहीं, तो हमें करना क्या है, इसको सेम करना है। एक क्वेश्चन बना के देखते हैं, इसके बेसिस पे हम निकालते हैं किसका, पेब्बल के लिए निकालते हैं। तो पेब्बल का क्या साइज़ होता है, पेब्बल का साइज़ क्या होता है, 64 से 4 मिलीमीटर, ये इसका साइज़ है। तो हम लोग इस 4 को कंसीडर करेंगे, ठीक है, याद रखना। अब जब इसको हमको निकालना है क्रम्बिन फाई स्केल से, इसका क्या साइज़ होगा, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फाई माइनस लॉग बेस 2d। तो ये d हमारे पास क्या है, 4 मिलीमीटर। तो अब देखो इस फॉर्मूला में इसको डालेंगे हम, फाई इजकल टू माइनस लॉग बेस 2d है हमारा 4। अब फार्मूला बोलता है कि बेस में अगर हमारा 2 है तो यहाँ भी 2 टू द पावर होना चाहिए था, तो यहाँ तो 4 है, तो इसको कैसे, इसको चेंज कर सकते हैं। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग बेस 2 टू द पावर 2। कोई दिक्कत है, तो आ गया हमारा बेस x टू द पावर y, तो y हमारा क्या है, 2 है, तो हमारा फाई क्या हो गया, 2 होगा या -2 होगा, -2 होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो हमारा फाई क्या हो गया, -2 हो गया। टेबल के लिए हम निकाल लिए। अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं एक और क्ले के लिए। तो क्ले का साइज़ क्या होता है, लेस देन 1/256, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फाई इजकल टू माइनस लॉग बेस 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, d का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1/d हमारा कितना है, ये d है हमारा, d कितना है हमारा 1/256। अब ये तो बिल्कुल भी नहीं हमें इस फॉर्म में दिख रहा है, बेस बेस 2 है, तो हमें इसको 2 टू द पावर बनाना पड़ेगा, 1/256 है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये तो मेरा मेन हो गया। यहाँ देखो कि 1/256 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2⁸ होगा कि नहीं होगा। अब जब हम इस 2 टू द पावर को ऊपर ले जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर -8। कोई दिक्कत, यही होता है, बेसिक से ये पता होना चाहिए। तो हम लोग फाई को यहाँ क्या लिख सकते हैं, हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, माइनस लॉग बेस 2 टू 1/256 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -8। तो अगर ये हमारा 8 होता तो हमारा वैल्यू आता 8 -8 आता, लेकिन माइनस ऑफ -8 हमारा क्या होगा, +8, मतलब हमारा क्या है, 8 आया। फिर अगर हम डिफरेंट के लिए और भी चीज़ के लिए निकालें, कोई भी साइज़ के लिए निकाल सकते हैं उसके लिए भी। जैसे बोल्डर का क्या होता है, 256 होता है, ठीक है, तो वो तो बेस में नहीं होता है, क्या होता है, वो सीधे 256 लिखाएगा, तो क्या लगेगा 2 × 2⁸ माइनस, वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, माइनस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, फाई क्या हो जाएगा हमारा, फाई हो जाएगा हमारा -8। तो अब देखो कि हमारा जो वैल्यू है वो कहाँ कैसे चेंज कर रहा है। हमारा बोल्डर के लिए क्या आया, बोल्डर के लिए आया हमारा -8, और क्ले के लिए क्या आया, 8। तो हमारा ये जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है, ये रेंज कर रहा है -8 to 8, यही रेंज है हमारा क्रम्बिन फाई स्केल का, ठीक है। क्रम्बिन फाई स्केल पता चला गया।
ये कैसे निकालना है, ये बेसिक्स फार्मूला है, ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अब बताया है यहाँ, देख लेना अच्छे से, ठीक है। फिर ये इसको 1/2⁸ को 2⁻⁻8 लिख सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। नेक्स्ट अभी हम लोग ये कर रहे थे, साइज़ के बारे में पता कर रहे थे। अब हम इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि अगर इसको हम लोग ग्रेन साइज़ को ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो वो कैसा रिप्रेजेंट होगा। तो पहला तरीका है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से हम लोग निकाल सकते हैं। हिस्टोग्राम कैसा होता है, हिस्टोग्राम देखो ऐसा होता है। एक तरफ हमारा इंडिविजुअल वेट परसेंट, कोई भी ग्रेन का क्या वेट परसेंट है वो यहाँ लिखा हुआ है, और इधर है हमारा ग्रेन साइज़। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, देखो जैसे कि 1.4 ले लो, 1.4 से 2 मिलीमीटर तक का जो ग्रेन साइज़ है उसका एबंडेंस कितना है, 20% है। अब 2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर हमारा क्या है, 32-35% है, जो भी यहाँ आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 3.2 से 4.6 4.7 जो भी है, ये यहाँ से हमारा 50% के आसपास। तो ये हमें पता चल रहा है कि कौन सा ग्रेन साइज़ का कितना परसेंटेज है। कोई एक सैंपल ले लिए हम, कोई भी एक हमारे पास एक सैंपल है, उसमें डिफरेंट साइज़ का सैंपल है इसमें। अब उस सैंपल को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, तो पता चल गया कि ये जो हमारे पास सैंपल था जिसमें डिफरेंट साइज़ का सैंपल था, किसका कितना एबंडेंस था, इस साइज़ का कितना एबंडेंस था, 2 से 3 मिलीमीटर का कितना था, 3 से 4 का कितना था, 4 से 5 का कितना था, वो डिफरेंट हम यहाँ से हिस्टोग्राम मेथड से पता लगा लिए। तो हिस्टोग्राम से हमको क्या पता चल गया, ग्रेन साइज़, एवरेज ग्रेन साइज़, जो हमारा एवरेज ग्रेन साइज़ है वो कौन सा साइज़ है वो हमको पता चल गया। दूसरा पता चल गया सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या हुआ कि कौन सैंपल कितना है, ठीक है, किस साइज़ का सैंपल कितना है हमारे पास, तो वो हमको सॉर्टिंग में पता चल गया हिस्टोग्राम से। अब एक होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है कि जैसे ये है, बार ग्राफ तो पढ़ना नहीं है। बार ग्राफ में ऐसे क्या है कि अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो बार ग्राफ में ये जो हमारा कॉलम बनता है वो सेपरेटेड रहता है, वो कांटेक्ट में नहीं रहता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या है, कांटेक्ट में था, ये यहाँ इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा था, किसमें, हिस्टोग्राम में। लेकिन ये हमारा बार ग्राफ, ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन है। बार ग्राफ से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग इसे हिस्टोग्राम से ही करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व और हिस्टोग्राम लगभग दोनों सेम, रिप्रेजेंटेशन का तरीका दोनों का सेम है। इंडिविजुअल वेट परसेंट वर्सेस ग्रेन साइज, इसमें भी प्लॉट होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है कि इसका जो भी कॉलम है उसका सेंटर पॉइंट से एक रफ लाइन हम लोग गुजारते हैं। तो ये जो रफ हैंड का एक ये हमारे पास ये कर्व बना है, ये है हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व। उसमें ये जो कॉलम है वो नहीं दिखेगा, ये रेड वाला जो लाइन है ये हमारा क्या डिफाइन करेगा, ये फ्रीक्वेंसी कर्व है। ये भी बताएगा हमको कि किस ग्रेन का साइज, सेम चीज़ है, देखो 3 से 4, 4 से 5 का क्या हमारा वेट परसेंटेज है, ये बता रहा है हमको, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, क्यूमुलेटिव कर्व। अब ये जो क्यूमुलेटिव कर्व है ये क्या डिस्क्राइब करता है, तो इसका ग्राफ देखो यहाँ है, ये है उसका ग्राफ, ठीक है। ये क्या है, क्यूमुलेटिव वेट परसेंट वर्सेस ग्रेन साइज़ का है। यहाँ इंडिविजुअल वेट परसेंटेज था, यहाँ पे क्यूमुलेटिव वेट परसेंट और ग्रेन साइज़ का है। तो क्यूमुलेटिव कर्व क्या हमको क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी भी हमको क्या बताया था, ग्रेन साइज़ और सॉर्टिंग। क्यूमुलेटिव क्या करेगा, ये बताएगा कि कितना परसेंट सैंपल जो है ये एक पार्टिकुलर कोई ग्रेन साइज़ ले लिए हम, जैसे यहाँ भी था, तो यहाँ हम लोग हिस्टोग्राम में या फ्रीक्वेंसी कर्व में 4 मिलीमीटर का ग्रेन साइज़ ले लिए। अब हम देख लिए कि इससे कितना ग्रेन साइज़ हमारा कम है और कितना ग्रेन साइज़ हमारा ज़्यादा है, क्योंकि एक पूरा का पूरा सैंपल लिए थे हम जिसमें डिफरेंट साइज़ का हमारे पास ग्रेन था, कोई बड़ा कोई छोटा। तो अब हम इससे पता किए कि हमारे पास जो ग्रेन साइज़ है वो किसका कितना एबंडेंस है, ये हम लोग इससे पता कर लिए। अब यहाँ क्यूमुलेटिव में क्या है कि एक ग्रेन साइज़ लिए, ये साइज़ लिए या ये साइज़ लिए या ये साइज़, कोई भी एक साइज़ लिए
उससे कंपेयर किए और जो हमारे पास ग्रेन साइज था वो उससे कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, ये हम पता कर रहे हैं किसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताएगा हमको कि कितना परसेंट सैंपल एक पार्टिकुलर ग्रेन साइज से बड़ा है कि छोटा है। अब देखो यहाँ इसको प्लॉट किया है क्यूमुलेटिव 8% ऑफ ग्रेन साइज से। अब देखो ये हमारा ग्राफ है। अब ग्राफ है, ग्राफ के इसका अब ये देखो क्यूमुलेटिव क्या कर रहा है, मान लो कि एक ये हमारे पास यहाँ पर एक साइज़ है, 5 साइज़ है, तो इससे ये एक लाइन क्रिएट किया यहाँ पे। अब ये साइज़ पार्टिकुलर साइज से कितना ग्रेन साइज़ हमारा छोटा है, कितना ग्रेन साइज़ हमारा बड़ा है, ये हमको बता देगा क्या, क्यूमुलेटिव कर्व बताएगा। अब देखो इसमें क्या है कि अबंडेंस देखो कि अगर हम एरिया लेते हैं, एक इतना बड़ा एरिया लेते हैं और फिर एक इतना बड़ा एरिया लेते हैं, अब इसमें देखो कि ये जो एरिया है हमारे पास, इस एरिया में और इस एरिया में, इसमें क्या है कि इस इतना दूर का एरिया में जो हमारा ग्रेन साइज़ है वो बहुत वेरी कर रहा है। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लो यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो इतने ही दूर में हमारे पास 4-5 ग्रेन साइज़ मिल गया। लेकिन इसमें सेम दूरी अगर तय करते हैं इस एरिया में, तो मान लो यहाँ 5 होगा, 6 7 8 9, तो 2-3 ग्रेन जो है, सिर्फ 2-3 ग्रेन साइज़ ही इतना बड़ा एरिया को कवर कर ले रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि स्लोप देखना है। ये यहाँ पे जेंटल स्लोप है, यहाँ पे स्टीप स्लोप है। स्टीप स्लोप मतलब क्यों है, क्योंकि अब मान लो यहाँ से इतना तक का स्लोप देखो, इसको यहाँ से कनेक्ट करो, इसको यहाँ से कनेक्ट करो, ठीक है। तो अब देखो सिर्फ इतना साइज़ का ही ग्रेन है, उतना एरिया को कवर करने में वो इतना, इसको ऐसा स्लोप लग गया इसको। मतलब कि कर्व के स्टीप या जेंटल होने की वजह क्या है। जेंटल होने की वजह है कि इतना ही दूर में बहुत सारा ग्रेन साइज आ रहा है, लेकिन ये जो स्टीप है इसका क्या मतलब है कि इसमें हमारा 2-3 ग्रेन साइज ही कवर कर रहा है, मतलब कोई एक ग्रेन साइज का एबंडेंस ज़्यादा है, ठीक है। जेंटल स्लोप बहुत सारा ग्रेन साइज रखा है इसलिए जेंटल है। स्टीप क्या है कि कुछ ही ग्रेन साइज है, 1-2 ग्रेन साइज का ही इसमें वेरी करेगा इस एरिया में, ठीक है, तो इसलिए ये स्टीप है। तो अब देखो कि स्टीप स्लोप अगर होगा तो गुड सॉर्टिंग होगा। ये पता होना चाहिए कि अगर स्टीप स्लोप है, अगर ये कर्व है हमारा, उसका स्लोप स्टीप है, तो क्यों है, क्योंकि इसके पास गुड सॉर्टिंग करने का क्या मतलब है कि किसी खास ग्रेन साइज का एबंडेंस ज़्यादा है उस एरिया में। मान लो ये साइज़ ये 6 है, तो ये जो 6 साइज़ का, 6 से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे वाला ग्रेन साइज़ का अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ अगर 2 लेंगे तो 2 और 3 के बीच में ज़्यादा ग्रेन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, 6 से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा वाला ग्रेन का बहुत अबंडेंस है, इसीलिए हमारा ये स्लोप क्या है, स्टीप बनेगा। और जेंटल तब बनेगा जब हमारा ग्रेन साइज़ का अबंडेंस, किसी खास ग्रेन साइज़ का अबंडेंस नहीं होगा, यही हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्टीप स्लोप जब भी होगा हमारे पास तो क्या होगा, गुड सॉर्टिंग होगा, है ना, क्योंकि उस ग्रेन साइज़ का अबंडेंस ज़्यादा है। और गुड सॉर्टिंग होगा तो हमारे पास ग्रेडिंग क्या होगा, ग्रेडिंग ख़राब होगा। ये सॉर्टिंग और ग्रेडिंग का रिलेशन आगे बताएंगे। और फिर यही देखो जेंटल स्लोप अगर जब होगा हमारे पास तो क्या होगा, सॉर्टिंग क्या होगा, पुअर होगा, क्योंकि पुअर है तभी तो हमारा जेंटल बना, ज़्यादा ग्रेन साइज़ आ गया इस एरिया में। स्टीप है, कम ग्रेन साइज़ आ गया तो हमारा क्या होगा, सॉर्टिंग अच्छा हो गया। स्टीप के लिए गुड सॉर्टिंग और जेंटल के लिए पुअर सॉर्टिंग। अगर सॉर्टिंग अच्छा है तो ग्रेडिंग ख़राब होगा, ग्रेडिंग अच्छा है तो सॉर्टिंग ख़राब होगा, ठीक है, ये बता दिए। अब देखो ये इसका क्यूमुलेटिव कर्व का जो है हमारे पास 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक अरिथमेटिक स्केल और एक लॉग प्रोबेबिलिटी स्केल, ठीक है। आजकल इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अब यही सब पार्ट बचा है इसलिए इसमें से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो अरिथमेटिक
और लॉग प्रोबेबिलिटी। तो अरिथमेटिक ये रिप्रेजेंटेशन जो था वो अरिथमेटिक रिप्रेजेंटेशन था। इसमें हमारा जो कर्व है वो एस शेप का आता है, और अगर ये पकड़ लिए, ये सेंटर पकड़ लिए हम लोग, तो सेंटर क्या हो गया, ये वो ग्रेन साइज बताएगा जिससे 50% ग्रेन बड़ा है और 50% ग्रेन साइज छोटा है हमारा। ये क्या है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट, क्योंकि ये इतना बड़ा अगर कर्व है हमारे पास, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट हमें क्या बताया कि 50% ग्रेन साइज इससे बड़ा है, 50% ग्रेन साइज ये छोटा है। ये मीडियन हो गया हमारा, ठीक है। तो ये बता दिया। अब ये जो है हमारा लॉग प्रोबेबिलिटी स्केल, ये इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। तो बोलता है कि ये ग्रेन साइज जो ये प्लॉटिंग है, ये कब स्ट्रेट लाइन होगा, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा। तब नॉर्मल कहने का मतलब है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब 1 मिलीमीटर का ग्रेन का साइज इतना, फिर 2 मीटर ग्रेन साइज का इतना, फिर 3 मीटर का ग्रेन साइज का इतना। तो एक कांस्टेंट रेशियो से जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है हमारा ग्रेन साइज वेट परसेंटेज के बेसिस पर, ठीक है। तो हमारा ये होगा। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो हमारा कर्व क्या होगा, हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन है वो कर्व हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा ग्रेन साइज ये स्ट्रेट होगा, और अनइवन और नहीं, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तो ये हमारा कर्व बनेगा। तो दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन हम देखें, क्यूमुलेटिव और लॉग प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव समझ आया, लॉग प्रोबेबिलिटी भी समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं अब परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या है कि परसेंटेज ऑफ ग्रेन लार्जर देन ए सर्टेन ग्रेन साइज। कोई भी ग्रेन साइज एक फिक्स ग्रेन साइज कर लेंगे हम लोग, और उससे देखेंगे कि कितना परसेंट ग्रेन हमारा बड़ा है। मतलब अगर कोई बोलता है कि हमें एग्ज़ाम में 98% परसेंटाइल आया है, इसका मतलब है कि वो जितना बच्चा एग्ज़ाम दिया है उसमें 98% बच्चा से वो अच्छा है, ठीक है। कोई बोलता है 99, मतलब 99% बच्चा जितना एग्ज़ाम दिया है उससे वो अच्छा कर गया है, ठीक। वो 1% टॉप 1% में है। 95 परसेंटाइल किसी का आया, मतलब वो टॉप 5% जितना बच्चा है उसमें वो आया। 95% बच्चा को वो पीछे कर दिया, उससे आगे निकल गया, तो वो हमारा परसेंटाइल बताता है, ठीक है। अब कुछ देखते हैं एक बार। अभी यही पढ़े थे अभी हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। ये क्या है हमारा, ये है हिस्टोग्राम। देखो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा ग्रेन साइज बता रहा है, सॉर्टिंग बता रहा है, एवरेज ग्रेन साइज हमारा कितना है सो बता रहा है। ये हमारा क्या है, हिस्टोग्राम। और ये क्या है, ये हमारा ये है फ्रीक्वेंसी कर्व। सेम इसी टाइप का है, खाली इसका जितना भी सेंटर पॉइंट है, इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, इसका सेंटर पॉइंट, उन सेंटर पॉइंट को क्या किया है, मिला दिया है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी कर्व। ये क्या है हमारा, क्यूमुलेटिव कर्व, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव कर्व देखो, क्यूमुलेटिव कर्व में इस एरिया को देखो, इस एरिया को देखो और इस एरिया को देखो। यहाँ पे क्या है, जेंटल स्लोप है। सॉर्टिंग हमारा कैसा होगा, पुअर सॉर्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्सिमम एबंडेंस आ रहा है ग्रेन साइज का। देखो यहाँ से 2 से लेके 1.5 तक का ग्रेन आ रहा है इतना दूर में, लेकिन यहाँ देखो यहाँ से और यहाँ तक में 1 से लेके -1, ठीक है। मतलब सिर्फ 2 ग्रेन साइज का वेरी किए हैं तो इतना ऊंचा कर्व चला गया हमारा, ठीक है। मतलब जो इस साइज़ का ग्रेन है हमारा, उसका इस एरिया में बहुत एबंडेंस है। तो हमारा इसका सॉर्टिंग क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सॉर्टिंग है। इसलिए हमारा क्या स्लोप क्या बना, हमारा स्टीप बना। तो स्टीप स्लोप क्या बनाएगा, गुड सॉर्टिंग। जेंटल स्लोप क्या बनाएगा, पुअर सॉर्टिंग। जेंटल स्लोप क्या बनाएगा, पुअर सॉर्टिंग। स्टीप स्लोप क्या बनाएगा, गुड सॉर्टिंग। और ये हमारा क्या है, ये अरिथमेटिक और ये है लॉग प्रोबेबिलिटी स्केल, दो स्केल। लॉग प्रोबेबिलिटी स्केल क्या बताए थे कि ये स्ट्रेट होगा, कब, जब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब इस साइज का ग्रेन हमेशा कॉन्स्टेंटली ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बताएगा कि ये क्या है, लॉग प्रोबेबिलिटी स्केल। तो डिफरेंट टाइप्स का स्केल देख लिए हम लोग। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी लोग पढ़ते थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफ के थ्रू हम साइज़ का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये हम देख रहे थे। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मैथमेटिकल मेजर्स, मतलब मैथमेटिक्स से कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो एक नंबर लेते हैं, इसको बना के देखते हैं कैसे बनेगा। 1 3 2
कोई भी नंबर ले लो, 3 2 4 1 5 2 2 1। चलो इतना सारा नंबर ले लिए हम, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि मोड बताइए, ठीक है। मोड देखो क्या है कि द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट ओफन इन द सेट ऑफ डाटा। अगर हमको मोड निकालना है तो मोड निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि क्या बोल रहा है कि वैल्यू दैट अकर मोस्ट ओफन, तो सबसे ज़्यादा किसका है। 1 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया। 5 एक बार आया है। 1 3 बार आया है। 4 एक बार आया है। 3 2 बार आया है। तो क्या देखें हम कि हमारे पास जो हमारा मोड है वो क्या हो गया कि कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा रिकर किया है। तो 1 2 3 4 तो 2, तो हमारा मोड क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि वो उसका अकरेंस सबसे ज़्यादा है। अब बोलता है मीडियन देखो क्या है कि इट इज़ द मिडिल नंबर इन द लिस्ट ऑफ नंबर ऑर्डर्ड फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। पहले क्या करना है कि हमको कि लोएस्ट टू हाईएस्ट उसको अरेंज करना है। अब लोएस्ट टू हाईएस्ट कैसे अरेंज करेंगे, ये हमारे पास नंबर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 1, तो हमारे पास कितना 1 है, 1 2 3 1 है। 2 कितना है, 4 है, 1 2 3 4 हो गया। अब उसके बाद कितना है हमारे पास, 3 कितना है, 2 के बाद 3 1 2 1 2, 4 कितना है 1, 5 कितना है 1। टोटल हमारे पास नंबर कितना है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर हो गया टोटल हमारे पास। तो अब बोल रहा है कि इट इज़ द मिडिल नंबर इन द लिस्ट ऑफ नंबर ऑर्डर्ड फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट। अब ऑर्डर कर लिए हम, अब मिडिल नंबर इसका ढूंढेंगे हम। तो मिडिल नंबर कैसे निकालेंगे, जब देख ले कि हमारे पास ये जो नंबर है ये ऑड नंबर्स का टोटल कितना है, ऑड नंबर है। तो हमारे पास 11 नंबर है, तो जो 5th नंबर होगा मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो 6th नंबर है हमारे पास, जो 6th नंबर है हमारे पास 2 4, ये 6th नंबर, ये 6th नंबर हमारा मिडिल का होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके इधर भी हमारे पास 5 नंबर है, इसके इधर भी हमारे पास 5 नंबर है। तो जो मिडिल नंबर है हमारे पास वो क्या हो गया, मीडियन हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। अब आता है हमारे पास मीन क्या हुआ कि जितना भी नंबर है हमारे पास उन सबों नंबर का, जैसे ये नंबर है हमारे पास, इतना सारा नंबर है हमारे पास, इन सबों नंबर का जो वैल्यू है उन सबको सम करेंगे और उसके बाद जितना नंबर ऑफ हमारे पास ये होगा नंबर है उसको हम लोग उससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा निकलेगा क्या, निकलेगा मीन निकलेगा। तो मीन कैसे निकालेंगे, मीन हो जाएगा हमारा जितना नंबर है इसका सम करेंगे 26, टोटल सम इसका 26 हो गया। अब इन सब का भाई टोटल कितना नंबर है हमारे पास, 11 नंबर है हमारे पास। तो अभी इसको डिवाइड करेंगे 2.3 हमारा आ गया, मीन आ गया। तो मीन मोड मीडियन समझ में आया, ये ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट आगे आपको ये समझ में नहीं आएगा, स्क्यूनेस नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको समझना है। कैसे निकाले हम लोग, एक हमारे पास नंबर था, ठीक है, ये सब नंबर्स था हमारे पास। अब इसमें हमको बोला कि मोड निकालो, तो मोड कैसे निकाले हम लोग, जो भी नंबर था हमारे पास उसमें किसी एक खास नंबर है उसका सबसे ज़्यादा रिकरेंस है तो वो हमारा हो जाएगा मोड। तो रिकरेंस 2 का था इसलिए हमारे पास 2 हमारा मोड हो गया। नेक्स्ट हम मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन करते हैं सबसे पहले नंबर को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ये अरेंज नहीं था, इसको हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में और उसके बाद उसका मिडिल नंबर निकाले। ऑड नंबर था तो हमारा आराम से ये निकल गया, लेकिन अगर ये यहाँ पे 11 नहीं 12 होता तो 12 अगर मान लो कि अगर हमारे पास 12 होता तो फिर तो इसको दो हमारा मिडिल हो जाता। तो उस दोनों नंबर को, जैसे मान लो कि कोई और नंबर और यहाँ पे रहता 1, तो अगर निकालना होता हमको इसको, इसके लिए स्पेशल केस बता रहे हैं। अगर हमारे पास इवन नंबर्स होता तो ये जो सेंटर का 2 नंबर है उस नंबर, जैसे सेंटर का सपोज करो 2 नंबर, ये 2 + 2, तो इसको बाई 2 कर देते तो हमारे पास ये निकल जाता 4/2, ये हमारा हो जाता 2।
किस केस में, जब हमारे पास इवन रहता। तो अभी हमारे पास ऑड था तो सेंटर का नंबर इधर भी 5 इधर भी 5, जो बीच का नंबर हो गया ये 2 के इधर भी 5 है, 2 के इधर भी 5, तो बीच का नंबर मेरे पास निकल गया। कब? इसके लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना ज़रूरी है, अगर नहीं सजाएंगे तो आंसर गलत आएगा। इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में सजा के तब सेंटर खोजना। इन केस हमारे पास अगर इवन नंबर आता है तो जो दो बीच का सेंटर होगा, सेंटर नंबर होगा, उस दोनों को सम करके बाई 2 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। अब क्या है, मीन के बारे में पता करते हैं। मीन कैसे निकालेंगे? तो मीन के लिए ये जो भी जितना भी नंबर है हमारे पास, इन सबों नंबर को सम करेंगे। तो हमने इसको सम किया तो हमारे पास कितना आया, 26 आया। और टोटल नंबर ऑफ़ नंबर्स कितना था हमारे पास, 11, बाई 11 किया तो हमारा वैल्यू आया 2.3। तो हमारा मीन मोड मीडियन कैसे निकालते हैं वो आपको पता चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो फार्मूला है एक, ये फाई हमारा क्या है, परसेंटाइल है। ये ध्यान देना कि परसेंटाइल को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें ये कंफ्यूज नहीं करना है कि ये क्या है। ठीक है, फाई, पी या डी। ठीक, तो नेक्स्ट हम करते हैं मीन मोड मीडियन। समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। मीन के लिए एक फार्मूला दिया गया है 1650, 516, 550, 584/3। तो यहाँ 5 क्या है कि परसेंटाइल 16, मतलब कि 16% से, मतलब परसेंटाइल से ज़्यादा वाला नंबर। परसेंटाइल क्या होता है कि जो भी हमारा ग्रेन साइज़, मतलब 16 जो ग्रेन साइज़ है उससे से ज़्यादा वाला नंबर, 50 जो ग्रेन साइज़ है उससे ज़्यादा वाला ग्रेन साइज़, 84 जो ग्रेन साइज़ है उससे ज़्यादा वाला ग्रेन साइज़, उन तीनों नंबर का सम बाई 3 करेंगे तो हमारा निकलेगा मीन। परसेंटाइल क्या था, जो भी हमारा ग्रेन साइज़ है, कितना परसेंट ऑफ ग्रेन साइज़ हमारा किसी एक पर्टिकुलर ग्रेन साइज़ से बड़ा है, ये हमको बताएगा परसेंटाइल। बताए थे एग्जांपल 98% है, मतलब 98% बच्चों से ज़्यादा, 98 परसेंटाइल है मतलब 98% बच्चों से ज़्यादा उसका नंबर है, मतलब वो सिर्फ टॉप 2% में आ रहा है। ठीक है, तो यही है। तो 60, 50 to 84/3 ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब है हम लोग करते हैं किसके बारे में, सॉर्टिंग के बारे में। ठीक, अभी हम करते हैं सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग क्या है कि हमारा रेंज ऑफ ग्रेन साइज़, किस रेंज का ग्रेन साइज़ है हमारा, कोई एक सैंपल है उसमें किस किस रेंज का ग्रेन साइज़ है हमारे पास और उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये हमें बताएगा कौन, सॉर्टिंग। ठीक है, अगर 2 मिलीमीटर का, 5 मिलीमीटर का, 3 मिलीमीटर का डिफरेंट ग्रेन साइज़ है हमारे पास, 2 मिलीमीटर ग्रेन साइज़ का कितना सारा ग्रेन है, कितना ग्रेन है 2 मिलीमीटर का। ठीक है, और 3 मिलीमीटर का कितना है, 5 मिलीमीटर का कितना है, तो ये हमें बताएगा सॉर्टिंग। इसके लिए आपको एक फिगर दिखाते हैं, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। एक फार्मूला देख लीजिए यहाँ पे, ट्रास्क सॉर्टिंग कोफिशिएंट, परसेंटाइल 75 बाई परसेंटाइल 25। ठीक है, परसेंटाइल तो समझ में आ गया, कितना परसेंट ग्रेन हमारा लार्जर है उस पार्टिकुलर ग्रेन साइज से। तो 75% से ज़्यादा, ये इसका वैल्यू यहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में, वैल्यू डालना है और आपको निकालना है, बस सिंपल यही है, लेकिन एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको हम फिगर दिखाते हैं अभी। तो ये आप फिगर देखिए, ये है वेरी वेल सॉर्टेड। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब सॉर्टिंग का क्या डेफिनेशन था, रेंज ऑफ ग्रेन साइज़। ठीक है, तो रेंज ऑफ ग्रेन साइज़, ये एक पार्टिकुलर ग्रेन साइज़ है, इसका रेंज देखिए चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ, और यही ग्रेन साइज़ का मैक्सिमम अबंडेंस है। छोटा वाला भी है लेकिन मैक्सिमम ग्रेन साइज़ इसी ग्रेन साइज़ का, एक ग्रेन साइज़ का मैक्सिमम अबंडेंस देखने को मिल रहा है इसमें। ठीक है, और है मेजर ऑफ रेंज ऑफ ग्रेन साइज़ एंड देयर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, मैग्नीट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब है ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये इतना ही एरिया में लिमिटेड है या सिर्फ इतना ही दूर में है, नहीं, ये पूरे सैंपल में इसका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एक ही पार्टिकुलर ग्रेन साइज़ पूरे एरिया में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, वेरी वेल सॉर्टेड। अब सेम इसमें आइए, इसमें जो एक ग्रेन साइज़ का अबंडेंस है वो तो है ही, साथ में इस छोटे वाले ग्रेन साइज़ का भी अबंडेंस है ज़्यादा, तो सॉर्टेड तो है और
मैग्नीट्यूड भी इसका अच्छा है, चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन एक पार्टिकुलर ग्रेन साइज़ का ज़्यादा एबंडेंस नहीं है, छोटे वाले ग्रेन का भी एबंडेंस ज़्यादा है। तो ये क्या है, सॉर्टेड है, ये भी अच्छा सॉर्टेड है, लेकिन ये इतना अच्छा सॉर्टेड नहीं है जितना अच्छा सॉर्टेड ये था, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया वेल सॉर्टेड। अब आप इस वेरी वेल सॉर्टेड से इन सबों को कंपेयर कीजिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए, ये आइडियल सिचुएशन है, इससे इसको कंपेयर कीजिए, ये उसका कंपैरिजन में कम सॉर्टेड है, इससे ये कम है, इससे ये कम है, ये चारों तरफ फैला हुआ है ग्रेन साइज़, इसमें लगभग 2 ग्रेन साइज़ का अबंडेंस ज़्यादा था, इसमें 2 से ज़्यादा ग्रेन साइज़ का अबंडेंस हो गया, किसी एक पर्टिकुलर ग्रेन साइज़ का अबंडेंस नहीं है, और ये मैग्नीट्यूड भी इसका अच्छा है, लेकिन सॉर्टिंग उतना अच्छा नहीं है, इसलिए क्या है, मॉडरेटली वेल सॉर्टेड। ये क्या है, मॉडरेटली सॉर्टेड, इससे भी थोड़ा कम है, क्योंकि इसमें और ग्रेन साइज़ वेरिएशन है, इतना बड़ा ग्रेन साइज़ मिल रहा है, इतना छोटा मिल रहा है, ग्रेन रेंज जो है वो क्या है, वेरी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। अब कंपेयर कीजिए इससे इससे इसको। अब देखिए, ये तो मॉडरेटली वेल सॉर्टेड था ही, अब ये जो है ये तो उससे भी ख़राब है, इतना बड़ा ग्रेन साइज़ और इतना छोटा ग्रेन साइज़, कितना बड़ा रेंज है इस दोनों के बीच में। ठीक है, और इसका सॉर्टिंग, इसलिए सॉर्टिंग इसका अच्छा नहीं है, और इससे भी ख़राब इसका है, ये पुअरली सॉर्टेड है, और जो वहाँ था ये वो क्या था, वेल सॉर्टेड था। तो हम लोग वेल सॉर्टेड से पुअरली सॉर्टेड की तरफ आए हैं धीरे धीरे। तो फिगर देख के आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा सॉर्टिंग करने का क्या मतलब हुआ, कि एक जो पार्टिकुलर ग्रेन साइज़ है उसका रेंज कैसे, मतलब उसका अबंडेंस कितना है और वो कितना अच्छा से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये हो गया आपको सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग आपको समझ में आ गया। ट्रास्क सॉर्टिंग कोफिशिएंट तो आपको बता ही दिए, ये फार्मूला है परसेंटाइल 75 बाई परसेंटाइल 25। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होता है, सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो हमारे पास सैंपल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है वो डिफाइन करेगा हमारा क्या करेगा, स्क्यूनेस। तो यहाँ ये वाली फिगर देखिए, ये इंडिविजुअल वेट परसेंट और ग्रेन साइज़ के बीच में ये इसका ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो एक ये फाई है हमारे पास, फाई क्या है, एक पार्टिकुलर ग्रेन साइज़ है को बता रहा है, और हम इससे कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे पास एक सैंपल है, जिस सैंपल में डिफरेंट बहुत साइज़ का ग्रेन है हमारे पास, उस सैंपल में से एक साइज़ हम निकाले हैं फाई। अब वो 5 साइज़ का सैंपल से जो और भी सैंपल है उसको कंपेयर कर रहे हैं कि उससे कितना बड़ा ग्रेन साइज़ है हमारे पास और कितना छोटा ग्रेन साइज़ है। तो ये ग्रेन साइज़ का ये है, और इधर देखिए ग्रेन साइज़ से इधर जाएंगे तो हमारा कोर्सर होगा, मतलब इधर हमारा 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 5, 10, इधर 1 से छोड़ रहे 0.2, 0.3, 0.5, 0.10, ऐसे इधर करके हमारा फाइनल होते जा रहा है साइज़। ठीक है, तो ये एक पार्टिकुलर ग्रेन साइज़ लिए हैं सैंपल में से, जिसमें हमारे पास बहुत सारा सैंपल था, उसमें से एक साइज़ ले लिए हैं, उन साइज़ों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट साइज़ से। तो जो 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से आप सिमेट्री देखिए, सिमेट्री मतलब जो इधर कोर्सर ग्रेन साइज़ और एक फाइनल ग्रेन साइज़ उसका क्या सिमेट्री है। तो आप इधर देखेंगे कि इधर पाँच ग्रेन साइज़ का अगर मान लो ये करते हैं कि यहाँ तक में अगर 5 आता है तो इधर भी हमारा कितना है, 5 है। ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो ग्रेन साइज़ से एक पार्टिकुलर ग्रेन साइज़ से हमारा जो है वो 5 ग्रेन साइज़ ज़्यादा है, 5 ग्रेन साइज़ कम है। ठीक है, 5 ही नहीं, मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो इसका जो मीन है, मोड है, मीडियन है, वो सब एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। ठीक है, मीन क्या हो गया इसका, मीन किसको बोलते हैं, मीन बोलते हैं जितना भी वैल्यू है उस सबका सम करके उसको जितना नंबर से डिवाइड करते हैं। तो मीन भी यही लाई करेगा। मोड क्या है, मैक्सिमम रिकरेंस ऑफ किसी एक डाटा का, तो वो हमारा यहाँ हो गया। फिर मीडियन हो गया, मिडिल नंबर, तो सब हमारा इसी पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और इधर जो हम लोग ये 2 देख रहे हैं वो क्या है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्या है, एक पार्टिकुलर ग्रेन साइज़ यहाँ भी लिए हम। अब इधर देख रहे हैं कि इधर कोर्सर है, इधर फाइनर है, इसके भी इधर कोर्सर है, इधर फाइनर है। अब देखिए जो कोर्सर का जितना एरिया है उससे ज़्यादा हमारा फाइनर का है, तो हमारा जो ग्राफ बना वो क्या बना, एसिमेट्रिकल ग्राफ बना। ठीक है, ये एसिमेट्री शो कर रहा है। अब यहाँ मोड देखिए, मोड किसको बोलेंगे, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा, तो हाईएस्ट देखिए इसमें हाईएस्ट ये पॉइंट है, तो ये हमारा मोड हो गया। अब इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट तो इसका किधर होगा,
इधर की तरफ ज़्यादा है, टेल ज़्यादा है, ये जो टेल है ये किधर की तरफ है, फाइनर की तरफ है। तो एक ऐसे लाइन खींचेंगे तो उसका सेंटर पॉइंट, तो ये जो लाइन है इसका सेंटर पॉइंट हमारा क्या है, ये मीडियन। तो मीडियन हमारा किधर चला गया, फाइनर की तरफ चला गया। और मीन क्या है, जितना भी डाटा है उन सबों का सम करके बाई नंबर ऑफ डाटा करेंगे, तो ये इधर आ गया। तो इसमें आप देखिए कि जो टेल है, ये इस ग्राफ का जो टेल है वो किसकी किधर की तरफ है, फाइनर की तरफ है। तो इसके कारण ये क्या हो गया कि मीन जो है, जो हमारा मीन निकला वो ज़्यादा फाइनर है। इधर ग्रेन हमारा क्या हो रहा है, फाइन फाइन फाइन, इधर फाइनेस्ट, इधर कोर्सर कोर्सर, इधर कोर्सेस्ट, ठीक है। तो इधर हमारा जो फाइनर ग्रेन, तो मीन जो है वो ज़्यादा फाइनर है मीडियन से, ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है अगर मीन ज़्यादा फाइनल होगा मीडियन से तो क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, मतलब स्क्यूनेस जो है इसका ग्रेटर दैन 0 है। अगर फाइनर का एबंडेंस, इसमें एबंडेंस किसका ज़्यादा है, फाइनर का एबंडेंस है, तो फाइनर का एबंडेंस ज़्यादा अगर होगा तो स्क्यूनेस ग्रेटर दैन 0 होगा और पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। अब सेम इसका अपोजिट इसमें आइए, ये एक पार्टिकुलर ग्रेन साइज लिए हैं, इधर टेल किधर की तरफ ज़्यादा है, कोर्स की तरफ ज़्यादा है। तो जब कोर्सर की तरफ ज़्यादा है तो ये क्या होगा, निगेटिवली स्क्यूड है, स्क्यूनेस ग्रेटर दैन 0। तो ये क्या है, निगेटिवली स्क्यूड है। इसका मोड क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट मोड होगा। मीडियन क्या हो गया, बीच का नंबर हो गया मीडियन, और मीन क्या हो गया, इन सबों का सम का। तो इसका जो मीन है ये क्या हो गया, इसका जो मीन था फाइनर दैन द मीडियन, इसका जो मीन है वो क्या है, कोर्सर दैन द मीडियन, सेम चीज़। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीन अगर फाइनर होगा मीडियन से तो हमारा ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा कि निगेटिवली स्क्यूड होगा, ठीक है। और अगर मीन हमारा कोर्सर होगा मीडियन से तो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा कि निगेटिवली स्क्यूड होगा। तो स्क्यूनेस समझ में आ गया। सिमेट्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या था, सिमेट्रिकल था, ये दोनों एसिमेट्रिकल था। पॉजिटिवली स्क्यूड में हमारा फाइनर ग्रेन का अबंडेंस ज़्यादा होगा, मीन फाइनर होगा मीडियन से। अब इसमें आते हैं नेगेटिवली स्क्यूड में हमारा जो मीन होगा वो कोर्सर होगा मीडियन से, और इसमें कोर्सर ग्रेन का एबंडेंस ज़्यादा होगा, टेल कोर्सर की तरफ, टेल फाइनल की तरफ, पॉजिटिव स्क्यूड और निगेटिवली स्क्यूड। इसके लिए भी एक फार्मूला है हमारे पास स्क्यूनेस का, परसेंटाइल बताए थे, 5P कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसलिए दोनों लिखे ताकि आप कंफ्यूज ना करें। तो ये P जो है 25 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल और 50 परसेंटाइल का स्क्वायर है ना, बाई इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा स्क्यूनेस का एक फॉर्मूला हो गया। तो अभी हम पढ़े हैं, आज के लिए इतना रहने देते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में साइज़ का थोड़ा और बचा है, फिर शेप और फैब्रिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।